Hello everyone, once again I welcome you all to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. In today's class of BCom first year, in the subject Business Law, व्यवसायिक संनियम के विषय में we will be unlocking a very important topic that is known as holder and holder in due course. Okay, in our last lecture we discussed a very important act that is known as Negotiable Instruments Act 1881. क्लियर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए एक भुगतान की विधि है, यानी कि दे आर द मोड्स ऑफ पेमेंट इन बिटवीन द डेटर एंड क्रेडिटर. जो हमारा मेकर होता है, जो उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को बना रहा है, वो कहलाता है हमारा डेटर, और जो एक्सेप्टर होता है, जिनके लिए बना रहा है, या आप कह लीजिए जिनके लिए पेमेंट की जा रही है, वो कहलाता है आपका क्रेडिटर, यानी कि एक्सेप्टर. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास तीन टाइप्स के थे. द फर्स्ट वन प्रॉमिसरी नोट, जिसमें हमने देखा सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट को दर्शाता है. सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट हमारे लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल बी पेएबल एट अ पर्टिकुलर डेट. अच्छा, और ये बनाता है आपका डेटर किसके लिए? क्रेडिटर के लिए. सेकेंड वन बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर बनाएगा, इट गोज जस्ट ऑपोजिट, किसके लिए? डेटर के लिए. वाई? क्योंकि वो बना रहा है किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए. जो क्रेडिटर है वो बना रहा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कि भाई आप ये पेमेंट किसको दे दीजिएगा? मेरे डेटर को, है ना. और एक निर्धारित दिनांक को, एक पर्टिकुलर डेट को, एक स्पेसिफिक डेट को, दैट पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय द बैंक डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द क्रेडिटर्स अकाउंट एंड पे टू द डेटर. क्लियर? और तीसरा हमने देखा था चेक. चेक आर अ डिमांडेबल पेमेंट मोड. ठीक है, तो ये जो सारी हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. सो लेट्स कंटिन्यू द सेम. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन. होल्डर के लिए जिस सेक्शन का यूसेज करना है वो है आपका सेक्शन 8. कौन से एक्ट का? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो आपका सेक्शन है वो आता है एक एक्ट के साथ. हर एक धारा के लिए एक अधिनियम होता है. ठीक है, सो यहां पर जिस अधिनियम, जिस एक्ट का हम यूज करेंगे वो रहेगा हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. उस एक्ट में सेक्शन 8 बताता है कि होल्डर कौन है. होल्डर इज अ पर्सन एंटाइटल्ड इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स. एक ऐसा व्यक्ति जिसे एंटाइटल किया गया है, जिसका नाम मेंशन किया गया है सारे इंस्ट्रूमेंट्स में. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बी सी. मिस्टर ए बी सी हमारे डेटर हैं और मिस्टर एक्स वाई जेड हमारे क्रेडिटर हैं. तो ये हो गया आपका कि दे आर अ पर्सन एंटाइटल्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स. एंटाइटल्ड मीन उनके लिए बनाया गया, या कह लीजिए उन्हें मेंशन किया गया उसमें. इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स हमारे तीन है: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. इन हिज और हर ओन नेम. ठीक है, एंड राइट टू रिसीव. राइट टू रिसीव मीन्स दे आर द एक्सेप्टर. उनका ये हक है, अधिकार है. दे गॉट द राइट टू रिसीव एंड रिकवर दोस पेमेंट्स. रिकवर मीन्स वो आसानी से जाकर के उन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह लीजिए, या प्रॉमिसरी नोट या चेक के माध्यम से दे कैन इजिली गेट देयर पेमेंट्स डन. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स देखिए क्या है कि दो लोग तो मेंशन्ड हैं उसमें, मिस्टर एबीसी एंड मिस्टर एक्सवाईजेड, एक डेटर और एक क्रेडिटर. और हो सकता है कि जिस भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमने यहां पर यूज किया हुआ है, उसमें हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल बैंक, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, या किसी भी एक्सवाईजेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमने चूज आउट किया. बट यहां पर एक थर्ड पार्टी भी आ सकती है. वो थर्ड पार्टी कौन होगी? ये थर्ड पार्टी होती है आपकी कि इन केस जो हमारा फर्स्ट पेबल ओनर है, यानी कि जिसको हमने पेमेंट करना था, इफ ही और शी डिनाइज. डिनाई यानी उसने मना कर दिया कि भाई मैं ना लेकर के मैं किसी और को ये पेमेंट देना चाह रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल कि आपने, अगर मैं हूं बी, ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सन ए, मुझे पेमेंट करना था ए को. मैंने बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज, और किसके नाम का? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम का, और उन्हें गाइडेंस कर दिया, यानी उन्हें हम डायरेक्शन दे दिए कि आप ये पेमेंट किसको करेंगे? एक निर्धारित डेट को, मिस्टर ए को. लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज जब मैं बैंक के पास डिपॉजिट करता हूं, इट गेट्स
लॉस्ट, या कह लीजिए डैमेज्ड, या कह लीजिए आप लाइंग समवेयर। लाइंग समवेयर मीन्स वो कहीं खो गया या गिरा हुआ किसी एक व्यक्ति को मिल गया। इस केस में वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू पे कर सकता है, किसको? बी को, और खुद उसका ओनर बन सकता है। वाई? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सेम? क्योंकि उसने उसे फाइंड किया। हमने टॉपिक पढ़ा था लीन, यानी कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। उसी लीन को ही हम यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स के नाम से भी जान सकते हैं। हाँ, ये कहना अनुचित होगा, गलत होगा कि ये सिनोनिम है, लीन और आप कह लीजिए कि हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स सिनोनिम है। नो, दे आर डिफरेंट पर्सन्स। क्यों? क्योंकि लीन में क्या होता है, वो आगे बढ़ करके हमारे लिए एक फाइंडर रहता है, वो गुड से रिलेटेड है। यहां हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट यहां पर है पेमेंट। ठीक है, दैट पेमेंट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक या कह लीजिए नॉर्मल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसे हम प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन get the ownership after payment of that negotiable instrument। ओके, होल्डर तो हो गया जिसका, जो तो पहले से मेंशन्ड था आपके उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, और वो उसका क्या था? नेम एंड राइट। बट यहां पर ये एक थर्ड पार्टी है जिसे आप कह लीजिए कि बाय मिस्टेक या बाय, अगर आप कह लीजिए बाय अ फाइंडर, ओके, इन केस ऑफ सम लॉस, और आप कह लीजिए या डैमेज्ड, या आप क्या ये भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ लाइंग समवेयर, कहीं पड़ा हुआ मिल गया उसे। ओके, यानी एक प्रकार का लीन हमने एक टॉपिक कवर किया था, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। वो हमारे लिए बन जाता है इसका ओनर। कैसे? ही कैन गेट द ओनरशिप, उसे वो ओनरशिप मिल सकती है, यानी जिसके लिए वो पेमेंट जा रहा था अब उसे मिल सकता है। वाई? क्यों? क्योंकि वो एक तो वो उसका फाइंडर था, एंड द सेकंड वन कि आफ्टर पेमेंट ऑफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जांपल 20,000 का पेमेंट था, तो उस 20,000 के पेमेंट को देने के लिए या तो वो उतने के प्रोडक्ट्स खरीद ले और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने नाम कर सकता है, या फिर वो प्रोडक्ट सॉरी किसी और को वो अगर सेल आउट करवा दे तो उसे वो पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, या इसमें देखिए एक थर्ड केस और होता है। कभी कभार क्या होता है, जो मेन पार्टीज होती हैं जिनको हमने प्रोडक्ट सेल आउट किया था, अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, विथ एनी रीजन दे आर अनएबल टू मेक द पेमेंट। इन दैट पर्टिकुलर केस आपको किसी थर्ड पार्टी को आप सेलेक्ट आउट कर सकते हैं, और क्रेडिट पर गुड्स देने के बजाय आप राइटली उन्हें सेल आउट कर सकते हैं जिन्हें उनकी जरूरत है, जो डिमांड कर रहे हैं हमसे। पहले की डिमांड को आपने मीट तो कर लिया, अब आपका पेमेंट नहीं आ रहा, तो अब क्या होगा, उस पर्टिकुलर गुड्स को जिसने पहले उसे खरीद लिया था और अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है और उसे पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, उसके पास रखे हुए जो गुड्स उसने खरीद के रखे थे वो अब किसी तत्कालीन प्रभाव से जरूरतमंद किसी ऐसे बिजनेसमैन, व्यक्ति या कस्टमर को बेच करके वो पेमेंट ले लेता है। तो यही बात हो रही है आपके होल्डर इन ड्यू कोर्स की। ठीक है, बट इन केस ऑफ, एक कंडीशन लग जाती है यहां पर कि इन केस ऑफ थेफ्ट, डैमेज्ड, वनफुल, या आप कह सकते हैं इसे फ्रॉड। थेफ्ट यानी कि चोरी, डैमेज वनफुल यानी खुद से किसी ने उसे डैमेज कर दिया, और फ्रॉड आप जानते हैं। ठीक है, फ्रॉड या आप कह सकते हैं फ्रेजरी। इन तीनों माध्यमों से, इन मीन्स ऑफ या बाय मीडियम ऑफ दीज थ्री थिंग्स, अगर किसी ने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हासिल किया है, ठीक है, आप सबसे पहले तो जब हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस हो, चाहे मिडिल स्केल हो, चाहे लार्ज स्केल बिजनेस हो, किसी भी प्रकार के व्यापार में देखिए पेमेंट्स हमेशा बल्क में रहेंगे। ठीक है, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आजकल भले ही कंप्यूटराइजेशन आ गया हो, भले ही सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए चेक्स आ गए हों, MICR, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम और साइबर क्राइम ये आप नहीं रोक पा रहे हैं।
और इसी क्राइम का एक पार्ट होता है थेफ्ट, डैमेज, वनफुल एंड फ्रॉड, जिसके माध्यम से कोई भी एक थर्ड पार्टी उस निर्धारित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख लेती है और उसका पेमेंट भी ले लेती है। और वो पार्टीज कौन हो सकती हैं? कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा, वो आप ही की कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ही नो कि उसका ओनर या उसका एंटरप्रेनर या उसका, या कह लीजिए चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी उसका मालिक है उसके व्यापार का, उससे वो बहु परिचित है। तो इसलिए क्या होता है कि उस केस में दे नो कि कब पेमेंट आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। मान लीजिए वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदमी है, सेल्स का है, परचेज का है, किसी भी एक्सवाइजेड ऐसे डिपार्टमेंट का है जहां से कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति रहता है जो इसे थेफ्ट, डैमेज, वनफुल या फ्रॉड के माध्यम से पाना चाहे, बट उसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कभी पेमेंट नहीं दिलवा सकते। ठीक है, कोशिशें यही रहती हैं 99% ऑफ द टाइम्स कि हम उस क्राइम को रोक सके। ओके, अब देखिए क्या है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वन गेम इज देयर दैट इज नोन एज गैम्बलिंग। ठीक है, गैम्बलिंग आप ये कह लीजिए कि या तो इसे आप जुआ का नाम दे सकते हैं, सट्टे का नाम दे सकते हैं। कहीं कहीं पर क्या है, कुछ देशों में, ठीक है, कुछ मार्केट्स में ये लाइसेंस्ड है। अगर ये लाइसेंस है, देखिए इफ लाइसेंस्ड, तब तो ये लॉफुल होगा। अगर ये अनलाइसेंस्ड, यानी कि अगर ये लाइसेंस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अनलॉफुल ऑटोमेटिकली। ये तो समझ में आता है, बट व्हाई इज इट लॉफुल? क्योंकि देखिए गैम्बलिंग एक ऐसा गेम होता है कि इसमें आप हमेशा, जरूरी नहीं है कि जो कैश आपके पास है वो पूरा पड़े आपको उस गेम को खेलने के लिए। गैम्बलिंग में आपके पास जितना था आपने लगा दिया, अब आपके अंदर इच्छा प्रवृत्ति और बढ़ जाती है उस गैम्बलिंग को आगे बढ़ाने की, और उस केस में आपके पास जब कैश नहीं है तो आप यूसेज करते हैं इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। सबसे ज्यादा देखिए यूज होता है चेक्स। अगर ये गेम लाइसेंस्ड है उस पर्टिकुलर एरिया, मार्केट या कंट्री में, उस क्षेत्र या उस देश में अगर ये लाइसेंस है, तभी वो चेक का पेमेंट लॉफुल माना जाएगा। किसके द्वारा? उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वहां की सरकार के द्वारा, वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। अगर वहां वो अनलाइसेंस्ड है यानी कि अनलॉफुल है तो उसका पेमेंट नहीं किया जा सकता है। व्हाई? बिकॉज गैम्बलिंग ही देखिए पूरी दुनिया का एक ऐसा गेम है जहां पर सबसे ज्यादा बल्क अमाउंट में गेम्स खेले जाते हैं। ठीक है, सो ये देखा हमने, देखिए कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन कौन सा यूज होगा? सेक्शन 8। ठीक है, होल्डर कौन है? इज अ पर्सन एंटाइटल्ड इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज और नेम एंड राइट टू रिसीव एंड रिकवर द पेमेंट। होल्डर कौन है? वह व्यक्ति जिसका नाम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में शामिल किया गया है, मेंशन किया गया है, और उसके वो मूलभूत अधिकार हैं कि वो उन्हें प्राप्त करके उस पेमेंट को रिकवर कर सके। सेकंड वन, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही कैन और शी कैन गेट द ओनरशिप आफ्टर पेमेंट ऑफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करके कोई भी थर्ड पार्टी उस पेमेंट को अपने नाम पर ले सकती है, बशर्ते इफ एंड बट ओनली ही और शी परचेजेस दोस स्पेसिफिक गुड्स, अगर वो निर्धारित वस्तुओं को खरीदे। और इसके बाद में हमने देखा कि थेफ्ट, डैमेज, वनफुल या फ्रॉड, इसके माध्यम से अगर आप कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने नाम करते हैं या अगर आपने इसे लेने की कोई भी चेष्टा की तो वो हमारे लिए क्या है? अनलॉफुल। और उस क्राइम को रोकने के लिए 99% ऑफ द टाइम्स वी आर सक्सेसफुल। बट इन केस ऑफ गैम्बलिंग, अगर वो लाइसेंस है तब तो लॉफुल होगा। मैंने बताया कि गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं आपके चेक्स। अगर वो लाइसेंस है तो लॉफुल, अनलाइसेंस है तो अनलॉफुल। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. Kindly make a detailed note about the same and get it same done from your book. Thank you.